हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, वैसे तो प्रोबेबिलिटी आप पहले से ही 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा उससे स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंगल वीडियो में आप A to Z प्रोबेबिलिटी के सारी बातें सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है। एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए जो है। इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जो भी डिस्कस करूंगा उसे आपको नोट करना है और प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एक ही वीडियो में आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो बेटा पहले जो है हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी आफ्टर ऑल होता क्या चीज है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल अगर मीनिंग कहे तो क्या होता है? पॉसिबिलिटी। किसी भी घटना के होने का पॉसिबिलिटी क्या है ना? किसी भी घटना के होने का पॉसिबिलिटी क्या है? तो हम देखें कि इवेंट जो है हमारा दो तरीके का होता है। एक तो कहते हैं भाई पॉसिबल इवेंट है, यानी कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबल है। एक होता है श्योर इवेंट है, यानी कि होगा ही होगा। और एक को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो तीन तरह के इवेंट हमारे होते हैं। एक हो गया बिल्कुल श्योर इवेंट है, होना ही होना है। दूसरा क्या है? पॉसिबल है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तीसरा क्या है? इम्पॉसिबल है, यानी कि होगा ही नहीं। ओके, तो जो इवेंट इम्पॉसिबल है, होगा नहीं, जैसे मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, द सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, तो हमें पता है कि बिल्कुल ही गलत बात, बिल्कुल ही गलत सेंटेंस। तो जब गलत सेंटेंस है, कोई कहता है इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है? 0। क्यों? क्योंकि ये इवेंट हो ही नहीं सकता, है ना? तो जो इवेंट हो ही नहीं सकता, हमें पता है ये इवेंट नहीं हो सकता, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। ओके, बिल्कुल श्योर इवेंट है कि सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, हमें पता है कि सूरज कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है, बिल्कुल श्योर इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। ओके, अब एक तो श्योर इवेंट हो गया यानी, और एक हो गया इम्पॉसिबल, दूसरा है पॉसिबल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये स्पेशली किसके लिए पढ़ने? पॉसिबल इवेंट के लिए, कि हो सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। ओके, तो देखते हैं किस किस तरह के टर्म हमें पहले यहां जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड हमारे कितने होते हैं? 52 होते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड हमारे कितने हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ओके, इस 52 प्लेइंग कार्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट। डायमंड, क्लब, स्पेड, हार्ट। ओके, तो बेटा ये 52 है, सबके पास कितने कितने कार्ड पड़ेंगे? 13 है ना? 13 डायमंड है, 13 क्लब है, 13 स्पेड है, 13 हार्ट है। सबके पास 13 कार्ड्स हैं। ओके, अब देखिए, जो डायमंड होता है और हार्ट होता है, एक किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। डायमंड और स्पेड रेड कलर का होता है, तो 13 इसका और 13 इसका, रेड कलर के टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? 26। ओके, उसी तरह से क्लब और स्पेड कितने हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, तो 13 है और 13 है 26, यानी कि रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के 26 कार्ड। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कुछ बच्चा बोलता है सर जोकर भी तो होता है, तो जोकर की गिनती हम यहाँ पे नहीं करते जो है। ओके, तो प्लेइंग कार्ड्स हमारा 52 है, जिसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट, सबके 13 कार्ड्स है, ये जरूर ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए ये जो 13 कार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारा किंग,
क्वीन जैक एस, किंग क्वीन जैक एस, और उसके बाद नंबर कार्ड है 10 9 8 7 6 5 4 3 2, है ना। 1 नहीं होता, ये जो एस है ना इसी को इक्का बोलते हैं, एस को ही इक्का बोला जाता है, 1 इसी को बोलते हैं, कार्ड पे 1 यही रहता है। ओके, अब देखिए ये जितने भी हमारे किंग है तो कितना किंग होगा, 4, एक डायमंड का किंग, एक क्लब का किंग, एक स्पेड का किंग और एक हार्ट का किंग होगा। उसी तरीके से क्वीन भी 4, जैक भी 4, एस भी 4, सारे के सारे कार्ड 13 के 13 4 4 होंगे, तो 13 4 जा कितना हो गया 52, टोटल 52 कार्ड्स। अब यहां क्या बात आपको समझना है कि किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक तीनों का क्या बना रहता है, चेहरा बना रहता है, फेस बना रहता है, इसलिए इसको कहते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो गए 4 4 4, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। ओके, बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि एस भी फेस कार्ड में गिना जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि एस का फेस नहीं होता, इसलिए एस को फेस कार्ड में नहीं लेते। फेस कार्ड की टोटल संख्या कितना है 12 है। हो गया क्लियर। याद रखिए हमेशा के लिए कि प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, डायमंड क्लब स्पेड एंड हार्ट सबके सब 13 13 है, और यही 13 प्लेइंग कार्ड्स, और सारे के सारे 4 4 है, क्योंकि एक डायमंड के होंगे, एक क्लब के होंगे, एक स्पेड के होंगे, एक हार्ट। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से इसको रट जाइए, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी का बेसिक है। फिर बेटा इसके बाद हम आते हैं क्वाइन के ऊपर, क्वाइंस। अब क्वाइन में हम क्या देखते हैं कि देखिए 2 तरह का क्वाइन होता है, एक बायस्ड क्वाइन, एक अनबायस्ड क्वाइन। तो बायस का मतलब क्या होता है, खोटा सिक्का है। बायस मतलब क्या होता है, खोटा, खोटा सिक्का है। खोटा का मतलब क्या होगा, वैसा सिक्का हो सकता है दोनों तरफ हेड ही हेड हो, या हो सकता है दोनों तरफ टेल ही टेल। ओके, अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब वैसा सिक्का जो अच्छा है, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। ओके, तो जो भी हमें यहां देखना मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अनबायस्ड। टर्म थोड़ा सा उल्टा देखने में लग रहा है, बायस और अनबायस्ड, बट बायस का मतलब खोटा होता है और अनबायस का मतलब अच्छा होता है। अब देखिए क्वाइन में हम जानते हैं कि 2 फेस होते हैं, एक को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, जब हम एक क्वाइन को उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है। जब हम 2 क्वाइन को उछालेंगे तो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस, दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, दोनों पर टेल आएगा। या अगर हम इसको 3 क्वाइन को उछालते हैं तो ए इसका पॉसिबिलिटी बने। अब यहां पे 2 चीजें आता है, पॉसिबिलिटी यानी कि सैंपल स्पेस। अब याद रखिएगा सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबिलिटी। अब देखो कि सैंपल स्पेस कितना बनने वाला है। ओके, तो बेटा याद रखिए नंबर ऑफ फेस का पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ फेस का पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमें जानते हैं कि क्वाइन में कितने फेस होते हैं, 2। यहां हमने कितने क्वाइन को टॉस किया है, 1 क्वाइन को, तो फेस कितने हैं 2, तो 2 का पावर 1 कितना बना 2। तो देख रहे हैं पॉसिबिलिटी कितनी आई थी 2, यानी कि टोटल 2 सैंपल स्पेस बनेगा। 2 क्वाइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ फेस तो 2 ही है, क्वाइन कितने हो गए 2, तो कितने बना 4, 4 पॉसिबिलिटी बना। अब यहां पर हमने 3 क्वाइन को टॉस किया तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो गए 8 हो गए। क्या करना है, बनाना कैसे है, पहले तीनों हेड लिख दिया, फिर 2 हेड और 1 टेल। अब टेल का जगह बदलते चले जाइए, टेल पहले था फिर बीच में आया फिर यहां हो गया, फिर 2 टेल और 1 हेड, इसी तरह से हेड का जगह बदलते चले जाइए और तीनों के तीनों टेल बना करके देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब हम 1 क्वाइन को टॉस करेंगे तो ये आएगा सैंपल स्पेस, 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो ये आएगा, और 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो ये आएगा हमारा सैंपल स्पेस। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब बात हम करते हैं डाई की। डाइस, डाइस बचपन से हम लूडो खेलते आ रहे हैं। लूडो में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और प्रत्येक फेस पे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग बिंदी लगाए रहता है ना। तो
करे व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब हम एक बार डाई को फेंकेंगे तो कोई भी फेस आ सकता है। क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो। अगर हम फॉर्मूला लगाएं अपने वाला कि भाई यहां हमने दिया था सैंपल स्पेस कितना होता है, नंबर ऑफ फेस का पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डाई में कितने फेस होते हैं 6, तो 6 का पावर अगर हम लोग 1 कर दें तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि एक डाई को फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी कितने होने वाली है 6 होने वाली है। ओके, अब बेटा करेंगे 2 डाइस को हमने फेंक दिया, तो जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो हमें पता है भाई डाइस का फेस है 6 और ऑब्जेक्ट कितने हैं 2 को फेंका तो 6 6 कितना हो गया 36, 6 6 36 हमारा आ गया कि 2 डाई को अगर हम फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा 36 बनेगा। ओके, अब यहां कैसे बनेगा तो देखिए, पहले डाई पे मान लिया 1 आ गया, ठीक है, तो दूसरे पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले डाई पे मान लिया 2 आ गया, तो दूसरे पे 1 से 6 तक कुछ भी लिख दिया। पहले डाई पे 3 आ गया, तो दूसरे पे 1 से 6 तक कुछ भी आ गया। उसी तरह से फर्स्ट पे 4 आया, सेकंड पे 1 to 6, फर्स्ट पे 5 आ गया, सेकंड 1 to 6, थर्ड पे इसमें पहले में 6 आ गया और दूसरे पे कुछ भी आ गया। इस तरीके से 2 डाई को फेंकेंगे तो यही हमारा रिजल्ट मिलेगा। हो गया क्लियर कि पहला चीज देखना है कि सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी हम कैसे निकालें। तो एक तो प्लेइंग कार्ड में आपको ध्यान में रखना है कि प्लेइंग कार्ड क्या होता है और कितने टाइप्स कितने तरह के हैं प्लेइंग कार्ड, ये आपको लिख करके रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना है। क्वाइन 3 से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। हाँ, सैंपल स्पेस में पूछ सकता है कि अगर 4 क्वाइन को टॉस करे तो कितने सैंपल स्पेस होंगे। तो क्या सिखा दिया कि सैंपल स्पेस नंबर ऑफ फेस का पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। 4 क्वाइन है, क्वाइन में कितने फेस हैं, एक सॉरी 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, है ना। तो 4 क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितने बनने वाले हैं 16 बनने वाले। ओके, उसी तरह हमने डाई को देखा, एक डाई को फेंकेंगे तो एक पॉसिबिलिटी आएगा, 2 डाई को फेंकेंगे तो एक पॉसिबिलिटी आएगा। ओके, यहां एक दो चीज और इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान में रखना है कि देखिए 2 डाई को अगर हम फेंकेंगे, 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो दोनों को मिला करके कम से कम सम कितना हो सकता है, कम से कम सम हो सकता है 2, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सम कितना हो सकता है 12। 2 डाई को अगर हम टॉस करें तो दोनों डाई पे जो नंबर आएगा उसमें सबसे कम दोनों पे सम कितना होगा 2 और सबसे ज्यादा सम कितना होगा 12। इस बात को अभी आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हो गया कि हमारा प्लेइंग कार्ड क्या है, हमारा क्वाइन क्या है और हमारा डाइस क्या है। ये बिल्कुल ही फंडामेंटल बातें, ये तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें। दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी में याद रखना है कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी कम से कम कितना होगा 0 और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 1। यानी कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। किसी का भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता और किसी का भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, तो प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ग्रेटर होगा, 1 या 1 से स्मॉलर होने वाला है। ओके, दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि क्या बताया, जो श्योर इवेंट है ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, क्या बताया हमेशा 1। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा क्योंकि इवेंट श्योर है तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, भाई होना है तो होना है, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट हो तो हमेशा क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, और जो पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल इवेंट
बेटा इसका प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। क्लियर? अब है प्रोबेबिलिटी हम लिखते कैसे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम। क्या? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। एक प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है हमारा कि जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इसे ऊपर लिखना है और इसके टोटल क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं उसके पॉसिबिलिटी को नीचे लिखना है। ओके, अगली बात समझ में? क्या क्या हमने सीखा? हाँ, एक चीज और कि प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, यस और नो दोनों का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। आप यहां नॉट ए लिख दीजिए, नॉट ए दोनों क्या होता है? 1 होता है। यहां से अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी का भी यस और नो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट याद रखना है, किसी का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होगा और किसी का प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, जो इम्पॉसिबल इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा और जो पॉसिबल इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से स्मॉलर होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम किसको कहा हमने? जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। और सैंपल स्पेस क्या कहा? टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो। ओके, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया? बिल्कुल एंड तक का वीडियो में बने रहे, देखेंगे कि इसी सिंगल वीडियो में पूरी प्रोबेबिलिटी का काम तमाम, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। ए टू जेड बातें आप सीख जाएंगे, 100% नंबर आप अपने पेपर में लाएंगे। जो क्वेश्चन करा रहा हूं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाना है, ए टू जेड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो हो सकता है वही पेपर में आए। इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा बेसिक। अब किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is. यानी कि प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है, ठीक? एंड एस, एस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। बताइए कितना होगा? तो फर्स्ट है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो क्या बताया था? एस कितना होता है बताइए? एस की संख्या कितनी है? 4 है ना? तो क्या हो जाएगा? 4 बाई टोटल, नीचे हमेशा क्या लिखना है? टोटल। तो सैंपल स्पेस हमेशा क्या हो जाएगा? 52 होगा। प्लेइंग कार्ड जहां भी आए तो 52, तो एस का प्रोबेबिलिटी 4 बाई 52, 1 बाई 30। क्लियर? दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितना होता है बताइए? क्या बताया था? 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें 26 रेड है और 26 ब्लैक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 और टोटल कितना है? 52। तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा। आइदर रेड और किंग, हाँ बताइए सोच करके क्या होगा? आइदर
रेड और किंग। सोच लिया आपने? बताइए कितना होगा? आइदर रेड और किंग। तो बेटा करे कि रेड भी है या किंग भी है। तब जरा सोचिए कि भाई रेड कार्ड टोटल कितना होता है? 26 होता है ना। तो रेड कार्ड तो हमारा 26 हो गया। अब प्लस हम जानते हैं कि किंग कितना है? 4। 4 में से 2 तो इसमें आ गया, 2 किंग आ गया, तो 2 और रिमेनिंग किंग बच गया ब्लैक वाला, वो भी ले लेना है। करें रेड और किंग, ये रेड कार्ड होगा या किंग होगा, तो 2 इसमें और जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 28। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 28/50। आइदर रेड और किंग 28/50, और बीच में रहे तो दोनों को ऐड कर देना है। ओके, फोर्थ केस बताइए। फोर्थ केस में करें रेड एंड अ किंग, रेड एंड अ किंग। बोलिए क्या आप यहां पे बताने वाले हैं? तो एंड आया, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? रेड किंग है ना, तो टोटल किंग कितने होते हैं? 4। उसमें से रेड किंग कितने हो जाएंगे? 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/52। बहुत ही इजीली बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने का। पांचवा क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड। सिखाया था आपको कि फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताना है। बताइए फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 है ना। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो 12/50। 6th पार्ट, रेड फेस कार्ड का रहा है, तो फेस कार्ड जब 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड है, इसका मतलब 6 रेड कलर का और 6 ब्लैक कलर का है। तो रेड कलर के 6 हो गए, तो क्या बन जाएगा? 6/50। ओके, और 7th है 2 ऑफ ए स्पेड, 2 ऑफ स्पेड। तो हम जानते हैं कि स्पेड में टोटल 13 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस, है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो 2 कितना होगा? एक ही होगा, स्पेड में 2 एक ही होने वाला है, तो क्या हो जाएगा? 1/50। और जो 8th पार्ट है, प्रोबेबिलिटी क्या करे? 10 ऑफ ब्लैक सूट, 10 ऑफ ब्लैक सूट, है ना। 4 पार्ट में हमने कार्ड को बांटा था ना, किंग, क्वीन, जैक, सॉरी डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट, 4 पार्ट में हमने बांटा था। तो चारों को क्या कहते हैं? सूट बोला जाता है। 4 सूट्स, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट, वही करें। 10 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट में 10, तो हम जानते हैं कि ब्लैक में 2 कार्ड आता है, कौन कौन से? क्लब आया और स्पेड आया, तो क्लब में एक 10 आएगा और स्पेड में भी एक 10 आएगा, है ना। तो कितना हो गया? 2/50। ओके, तो आपने बेसिक बातें ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हमारा बनते चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही एक्सपेक्टेड है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इन अ साइमultaneous थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, एक साथ हमने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर दिया, जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? 8 एज ए सम। अब देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक पेयर ऑफ डाई को अगर हम थ्रो करेंगे, यानी कि 2 डाई को अगर हम थ्रो करते हैं, तो सैंपल स्पेस कितना आने वाला है? 1 से लेकर के, यानी कि टोटल 36 सैंपल स्पेस बनेगा। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं इसको। ओके, यहां हमें ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है पहले आपको। तो बेटा पहला है सम एज 6, तो देखें किसका किसका सम 6 हो सकता है। तो हमें सैंपल स्पेस तो पहले से पता है भाई, 2 डाई को फेंका तो 36 आ जाएगा सैंपल स्पेस। तो सम एज 8, तो बताइए सम एज 8 किसका हो जाएगा? सम एज 8 किसका किसका सम होगा? तो 2 और 6 का सम 8 होगा, 3 और 5 का सम 8 हो जाएगा, 4 और 4 का सम 8 हो जाएगा, 5 और 3 का सम 8 हो जाएगा,
है ना। फिर 6 और 2 का सम 8 हो जाएगा। अरे बात समझ में, 2 6 का सम 8 हो जाएगा, 3 5 का सम 8 हो जाएगा। यानी कि हम यहां सबसे छोटा नंबर क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 7 तो होता नहीं, 1 7 सम 8 होता है, तो 7 होता नहीं, तो सबसे छोटा नहीं, तो इधर 2 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा 6, 3 लेंगे तो 5, 4 4, 5 लेंगे तो 3, 6 लेंगे तो 2, 7 ले नहीं सकते। ओके, तो इतने ऐसे नंबर आए हैं जिसका सम कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। ओके, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 8 एज सम, 1 2 3 4 5, कितना नंबर आ गया 5, तो क्या हो जाएगा 5/36। क्लियर है। चलिए अब बेटे दूसरा है, पहला क्वेश्चन था हमारा, सेकंड जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है, तो डबलेट का मतलब है जब दोनों डाई पे सेम नंबर आ जाए। जैसे हम देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या है, डबलेट है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, पहले हम लिख सकते हैं, पहले डबलेट ले लेते हैं, क्या हो गया, तो डबलेट हमारा हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट आया। जब दोनों डाई पे सेम नंबर आता है तो क्या बोलते हैं उसको, डबलेट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना हो गया 6/36, यानी कि 1/6। क्लियर। दूसरा देखिए, सम ग्रेटर देन 9। अब जरा देखिए, अगला है सम ग्रेटर देन 9, सेकेंड क्वेश्चन आ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आ गया, सम ग्रेटर देन 9, कि 9 से ग्रेटर है सम। तो हम जानते हैं कि दो डाई को जब फेंकेंगे तो कम से कम सम क्या बताया था, 2 होगा, और ज्यादा से ज्यादा सम कितना होगा, 12, है ना। दोनों डाई पे जो नंबर आया उसे मिला करके ज्यादा से ज्यादा सम कितना हो सकता है, 12। तो क्या कहा क्वेश्चन हमारा, सम ग्रेटर देन 9, 9 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 9 से ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, सम 10 होगा, या सम 11 होगा, या सम 12 होगा, है ना। सम या तो 10 होगा, 11 होगा, या 12, ग्रेटर देन 9। तो अब 10 किसका किसका सम हो सकता है, तो 4 और 6 का सम 10 हो सकता है, 3 7 तो नहीं ले सकते थे। 5 और 5 का सम 10 हो सकता है, 6 और 4 का सम 10 हो सकता है, नहीं ना, और कोई नंबर का सम 10 नहीं होगा। 11 किसका सम होगा, 5 और 6 का, या 6 और 5 का, इसी दोनों का सम 11 होगा। 12 तो 6 और 6 का होगा, यही आ गया। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 6/36। क्लियर, यानी कि 1/6 आ गया। अगला सम लेस देन 7, यही ना, सम लेस देन 7 हम देखें, इसको मिटा देता हूं। तो बताइए सम लेस देन 7, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कि 7 से कम है सम, तो क्या हो जाएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, यही ना आ सकता है। तो दो किसका किसका सम 2 आएगा, 1 और 1 का। 3 किसका आएगा, 1 2 का आ जाए, या 2 1 का आ जाए। 4 किसका आ जाएगा, 1 2 का, 2 2 का, और 3 1 का। 5 किसका आ जाएगा, 1 4 का, 2 3 का, है ना, 3 2 का, और 4 1 का। इसका सम क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा। फिर 6 है तो 6 किसका किसका आएगा बताइए, बोलिए 1 5, बिल्कुल सही, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, इसी का ना आएगा सम। तो देखिए 2 आया 1 नंबर का सम, 3 आया इस 2 नंबर का सम, 4 आया 3 नंबर का सम, 5 सम आया इस 4 नंबर का, और 6 सम आएगा इस 5 नंबर का। ओके, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी यहीं दे देता हूं, और सम लेस देन 7। तो कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बाई 36। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्वेश्चन था कि सम लेस देन 7, 7 से कम, तो हम जानते हैं कि 2 डाई को फेंकेंगे तो कम से कम सम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 हो गया, 2 3 4 5 6, तो 2 हो गया 1 1 का, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए, 5 के लिए, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी 15, तो 15 बाई 36 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। A number other than 5 on any die. Other than 5 का मतलब क्या हुआ, 5 को छोड़ करके, किसी भी डाई पे 5 को छोड़ करके नंबर आना चाहिए, है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए, लिख लेते हैं, a number probability of number other than 5, है ना? तो बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं कि 5 को छोड़ देना है हमें, तो 5 को छोड़ने का मतलब क्या है, हमने इसको छोड़ दिया, फिर हमने इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, और इसमें तो सबको छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 5 जरूर आया हुआ है, और यहां हमने इसको छोड़ा। इतने नंबर को हमें छोड़ना होगा क्योंकि इन नंबर्स में कहीं ना कहीं 5 जरूर आया हुआ है। तो कितने नंबर को छोड़ा, 1 2 3 और 1 4, 4 तो हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर को हमने छोड़ दिया जिसमें कहीं ना कहीं 5 आया था। तो अ नंबर अदर देन 5 क्या हो जाएगा, अगर 36 था उसमें 11 हम माइनस कर दें तो 25 बाई 36। क्लियर है? कहीं भी कोई दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, 3 unbiased coins are tossed, find the probability of getting 3 unbiased coin। तो अनबायस्ड क्वाइन आपको बताया था कि जो क्वाइन अच्छा होता है ना, उसे अनबायस्ड बोलते हैं। तो अगर हम 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो, हम जानते हैं कि क्वाइन में कितने फेस होते हैं, 2, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। करना क्या है कि 8 हो गया ना, तो हमें क्या करना है, हाफ कर दीजिए, 4 बार हेड ले लीजिए, 4 बार हेड और 4 बार टेल, 8 बन गया। फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड कर देना है, 2 बार टेल कर देना है। ओके, फिर क्या करना है, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये हमारा टोटल 8 पॉसिबिलिटी इसमें बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट में है ऑल हेड्स, जितने भी हमारे आए पॉसिबिलिटी उसमें हेड होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑल हेड, है ना। तो बताइए सारा का सारा हेड कहां है, यहीं पे है, ऑल हेड। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी हमारे पास, 8, और सारे हेड वाले कितने केस हो गए, 1। तो क्या बनेगा, ऑल हेड का 1/8। सेकेंड क्वेश्चन, 2 हेड्स, 2 हेड वाला हमें गिनना है। तो 2 हेड वाला कितना है, 1 2 3, 2 हेड वाला 3 ही केस है ना, 2 हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए। तो 1 2 और 3 केस बन रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी
2 हेड्स, तो 2 हेड्स का कितना हो गया 3/8। तीसरा एटलीस्ट 1 हेड, तीसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड। अब बताइए कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है और 3 हेड भी हो सकता है ना। एटलीस्ट 1 हेड यानी कि 0 हेड को छोड़ करके सारा केस आ जाए। तो 0 हेड का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे टेल हैं उस पे, है ना, तो सारे के सारे टेल यहां है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने केस बने हैं सब में कम से कम एक हेड जरूर आया है। तो कम से कम एक हेड का मतलब हुआ एटलीस्ट 1 हेड। तो कितने केस बन जाएंगे 7, तो हो जाएगा 7/8। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब क्या हो गया कि 3 हेड को छोड़ करके सारा। तो 3 हेड वाला कितना केस बना हुआ है 1 2, यानी कि 3 हेड यहां पे आया हुआ है, यानी कि एक केस ऐसा है जिसमें 3 के 3 हेड हमारे पास आ रहे हैं। तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, बिना हेड वाला भी चलेगा, याद रखिए एटमोस्ट जब हमने कहा तो बिना हेड का भी केस चले। अधिक से अधिक 2 हेड हो सकता है, 0 हेड हो, 1 हेड हो, 2 हेड हो, यानी कि 3 हेड को छोड़ करके सारा कुछ, तो 3 हेड को छोड़ करके सारा आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स कितने आ जाएंगे, ये भी हमारा 7/8 आ जाएगा। क्लियर। फिफ्थ केस है हमारा नो हेड। अब देखते हैं बिना हेड का है, तो बिना हेड का क्या है, यही एक केस बन रहा है हमारे पास, टी 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 टी। तो कितना एक ही केस है, तो नो हेड कितना हो जाएगा 1/8। ओके, हाँ हम इसको जो फेवरेबल आउटकम हमारा निकल रहा है हम इसे लिख भी सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा पेपर में फेवरेबल आउटकम को लिख दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। या अगर एक एक नंबर, मोस्टली एक एक नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के अगर टाइप्स आते हैं हमारे तो 5 पार्ट दे देगा और बनाना है तो पहले सैंपल स्पेस आपने बना देना है और उसके बाद जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है निकालते चले जाएंगे। अगर सिंगल क्वेश्चन देता है 2 नंबर 3 नंबर के तो फेवरेबल आउटकम भी आपने लिख देना उसमें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd ट्यूसडे इन एन ऑर्डिनरी ईयर। 53rd ट्यूसडे का प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 5 जा 35, 1 आ गया 15, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी कि 52 वीक्स और 1 डे होते हैं। यानी कि कोई भी दिन किसी भी साल 52 टाइम्स आता है और एक दिन हमारे पास रिमेनिंग बचता है, वो रिमेनिंग दिन कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd ट्यूसडे इन एन ऑर्डिनरी ईयर। तो क्या लिखेंगे कि देयर आर 52 वीक्स एंड 1 डे in an ordinary year, यही ना ऑर्डिनरी ईयर। तो ये जो एक दिन हमारा बचा ये तो कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो इट मे बी संडे, मंडे, कुछ भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, सैटरडे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 7। 7 में से कोई एक दिन, यानी कि ट्यूसडे कोई एक ही बार आएगा,
इन 7 दिन में ट्यूसडे कितने बार आया है? एक बार आया है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd ट्यूसडे कितना हो जाएगा? 1/7। ओके, ये 1/7 आपका हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd ट्यूसडे इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है? 366 डेज। तो अगर हम 365 के जगह पर 366 करें तो ये कितना हो जाता? 16। ये कितना दिन बचता? 2 दिन बचता। यानी कि लीप ईयर में 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, 2 और दिन रिमेनिंग होता है। तो इसमें भी वही हो जाएगा कि देयर आर 52 वीक्स एंड 2 डेज, है ना? 2 दिन और आ सकते हैं। अब वो दिन कौन से आएंगे ये हमें देखना है। तो इट में बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, है ना? संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे। ध्यान से देखिए कि 2 दिन रिमेनिंग बचा, और लगातार 2 दिन कंसेक्यूटिवली कोई भी 2 दिन हो सकता है, चाहे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, कोई भी 2 रिमेनिंग डेज हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 53rd ट्यूसडे क्या बन जाएगा? 2/7। तो अब आपने हमेशा याद रखना है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में किसी भी दिन का प्रोबेबिलिटी 1/7 होता है, और लीप ईयर में किसी भी दिन का प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ओके, तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार आपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर में किसी भी दिन का प्रोबेबिलिटी 1/7 और लीप ईयर में किसी भी दिन का प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चोजन बिटवीन 0 एंड 100। 0 और 100 के बीच में हमें कोई इंटीजर सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। 0 एंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, बिटवीन रहेगा और फ्रॉम रहेगा, दोनों में फर्क। फ्रॉम 0 to 100 दिया रहे, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड होगा और 100 भी इंक्लूड होगा। अगर दे दिया कि बिटवीन 0 एंड 100, इसका मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना है और 100 को भी इंक्लूड हम नहीं कर सकते। बिटवीन, इसके बीच का नंबर लेना है। ओके, तो डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि बताइए 0 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक 100 नंबर होते हैं ना, लेकिन हमें 100 लेना नहीं है। तो कितने टोटल नंबर हो गए? 99। तो सैंपल स्पेसिस का क्या हो गया? 99। पहले लिख दीजिए सैंपल स्पेस, इसका क्या बन जाएगा? 99 आ गया। ओके, 0 to 100 99 नंबर आएगा। फर्स्ट है डिविजिबल बाय 7। अब 0 से 100 के बीच में 7 से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा? 7, 14, 7 3 जा 28, 7 4 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 70 और 11 जा 77, 12 जा 84, 13 जा 91 और 14 7 जा 98, है ना? इतने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे,
0 से लेकर के 100 के बीच में। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाई 7, है ना, डिविजिबल बाई 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 बाई कितने हैं 99, 14 बाई 99 है। ओके, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जिसका हम स्क्वायर कर सके, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 4 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 1 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 2 का 4 9 16 25 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 10 का 100, तो 100 तो हमें लेना नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे नंबर है जो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 9 बाई कितना है 99, कैंसिल कर सकते हैं 1/11 है। बिल्कुल ही सिंपल वे में, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, हमें देखना भी हमें 0 से लेकर के बिटवीन 1 to 100 है, तो 1 से लेकर के 99 तक के नंबर देखना है, और जो जो सिचुएशन दे रखा है उसको हमें बताते चला जाना है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इवन प्राइम नंबर। हाँ, हम जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन है, सिर्फ अकेला ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम, इवन प्राइम नंबर हमारा क्या बन जाएगा, एक ही है, तो 1/99, 1/99 इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। फोर्थ है 2 डिजिट नंबर, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के हमारे कितने नंबर होंगे, 2 डिजिट के नंबर हमारे टोटल कितने हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 99 तक, 10 से लेकर के 100 तक कितने नंबर होते हैं, यानी कि 99 है ना, तो 9 नंबर तो हमें माइनस कर देना होगा, क्योंकि 10 से लेकर के 99 तक के नंबर आपको देखना है। तो 99 में से क्या माइनस कर दें, 9, तो कितना बन जाएगा 90, तो 90/99 है ना। ये सारे कितना डिजिट के हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं, तो 10/11, 10/11 जो होंगे हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ओके, पांचवा पार्ट इसका देखना आपका। फिफ्थ पार्ट क्या करें, नंबर डिविजिबल बाई 8, नंबर डिविजिबल बाई 8। तो हम क्या देख रहे हैं, नॉट डिविजिबल बाई 8 हमें निकालना है, तो पहले किसका निकालेंगे, नंबर डिविजिबल बाई 8 निकाल लेंगे। तो नंबर डिविजिबल बाई 8 से हम देखेंगे कौन कौन से नंबर हमारे डिवाइड होते हैं। तो 8 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, तो 8 16 24 32 40 48, फिर कितना हो गया 56, 8 16 24 32 40 48 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 80 88 और 12 8 जा 96, है ना। आगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास टोटल नंबर कितने थे 99। 99 में से 12 ऐसे नंबर है जो 8 से डिवाइड होंगे। तो ऐसा कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाई 8, है ना, जो 8 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 8, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 हमें ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डिविजिबल बाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/99,
यही हो गया, तो कितना हो जाएगा 99 माइनस 12 बाई 99, 99 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 8, 87 बाई 99। ये ऐसे नंबर होंगे जो नॉट डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ये हमारा टोटल रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूं A to Z क्वेश्चन आप अच्छे से करते जाइए, एक ही वीडियो में आप देखेंगे पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखना आपने, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज। फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो करें कि कम से कम एटलीस्ट 2 बॉयज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमने बॉयज को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही ना। तो फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगा, तो हो सकता है तीनों के तीनों बॉयज हो सकता है, या हो सकता है 2 बॉयज और 1 गर्ल, यही ना। तो बी जी बी, फिर जी बी बी, 2 बॉयज और 1 गर्ल, या हो सकता है 2 गर्ल हो, तो जी जी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जी बी और जी चेंज करते चले जाइए, बी जी जी, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या हो सकता है तीनों के तीनों गर्ल, यही ना पॉसिबिलिटी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ओके, तो किसका निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज, कम से कम 2 बॉयज होना चाहिए, कम से कम 2 बॉयज, तो 2 बॉयज भी हो सकता है और 3 बॉयज भी हो सकता है। तो कम से कम 2 बॉयज का मतलब क्या क्या है प्रोबेबिलिटी, एक तो 2 बॉयज यहां है, 2 बॉयज यहां है, 2 बॉयज यहां है, और कम से कम 2 बॉयज यानी कि 3 बॉयज भी हो सकता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 बॉयज क्या बन गया 4/8, 1/2 0.5। ओके, एक कम से कम 2 बॉयज का। अब इसी में एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ भी दे सकता था, अगर दे दिया कि एटमोस्ट 2 बॉयज, ये भी देख लेते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन दे देता एटमोस्ट 2 बॉयज, बताइए क्या करते, एटमोस्ट 2 बॉयज मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, सॉरी अधिक से अधिक 2 बॉयज हैं, तो अधिक से अधिक 2 बॉयज है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 गर्ल्स को छोड़ करके सारा, उसमें नो बॉयज भी आएगा, 1 बॉय भी आएगा, 2 बॉय भी आएगा, तो 3 गर्ल्स को अगर हम छोड़ दें तो कितने केस बनेंगे 7 केस बनेगा, तो 7/8 हो जाएगा पॉसिबल। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 7th क्वेश्चन देखिए, अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल ऑफ विच 8 आर ब्लैक, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, what is the probability that it will be a black ball? Okay, if 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A box contains 12 balls of which 8 are black. If 1 ball is drawn at random from the box, what is the probability that it is black ball? तो देखिए टोटल बॉल कितना है 12, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स कितने हैं हमारे x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल है ना, टोटल 12 बॉल है, 12 में x कैसा है ब्लैक कलर का है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स
बताइए ब्लैक बॉल का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x/12, हो जाएगा ब्लैक बॉल का प्रॉपर्टी x/12 हमारे पास हो। फिर आगे कर रहा है इफ 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before। कि अगर हमने 6 और ब्लैक बॉल इसमें डाल दिया तो 6 अगर ब्लैक बॉल डाल देंगे तो देखिए when 6 black balls are put in the बॉक्स में 6 आपने और ब्लैक बॉल डाल दिया तो टोटल बॉल कितने हो गए बताइए, टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, पहले से कितना था 12 प्लस 6 टोटल कितने हो गए 18, और ब्लैक कितना हो गया, ब्लैक पहले से कितना था x और 6 और डाल दिया तो कितना हो गया x + 6 हो गया, ये ब्लैक बॉल हो गया। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल का प्रॉपर्टी अब इस हालात में क्या होगा, x + 6/18, यही ना होगा x + 6/18। पहले केस में ब्लैक बॉल का प्रॉपर्टी ये था और इस केस में ब्लैक बॉल का प्रॉपर्टी इतना है। तो क्या कहा इसने, ध्यान दीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, कि पहले जो ब्लैक बॉल का प्रॉपर्टी था उसका ये डबल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है इसका डबल हो गया, तो x + 6/18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/12। ओके, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा कितना होता है 12, तो हमारा हो गया x + 6/3 इक्वल टू 2x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2x + 12 इक्वल टू 3 2 जा 6x, यही ना, कितना हो गया है 12 इक्वल टू 4x, x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो हमारे पास ब्लैक बॉल हमने किसको लिया था, ब्लैक बॉल x था, x कितना आ गया 3 आ गया। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। ओके, तो जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपने करना क्या है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, कहीं भी कोई दिक्कत आपके पेपर में नहीं आएगी। बाय टू ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस करते जाइए और वीडियो को आगे शेयर करते जाइए।